प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको पदार्थ के आधार पर मुद्रा के वर्गीकरण के बारे में जानकारी दूंगी। पदार्थ के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण दो भागों में किया जा सकता है। ए है धातु मुद्रा और बी है कागजी मुद्रा या पत्र मुद्रा। तो आज हम लेंगे धातु मुद्रा के बारे में। तो ए है धातु मुद्रा। यह वह मुद्रा होती है जो किसी न किसी धातु की बनी होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, जस्ता। कोई भी धातु हो सकती है, उसकी ये बनी होती है, अर्थात किसी न किसी धातु की बनी होने के कारण इसे हम धातु मुद्रा कहते हैं। धातु मुद्रा भी तीन प्रकार की होती है। पहली है प्रामाणिक या मानक मुद्रा, दूसरी है सांकेतिक या प्रतीक मुद्रा और तीसरी है गौण मुद्रा। तो पहले हम लेते हैं प्रामाणिक या मानक मुद्रा। यह देश की प्रधान मुद्रा होती है। इसमें शुद्ध धातु की मात्रा कानून द्वारा इस तरह निर्धारित होती है कि इसका आंतरिक एवं बाह्य मूल्य बराबर होता है। यह असीमित विधिग्राह्य मानी जाती है, अर्थात इसमें किसी भी सीमा तक भुगतान किया जा सकता है। प्रामाणिक मुद्रा की विशेषताएं इस प्रकार से है। पहली है, यह देश की प्रमुख मुद्रा होती है। इसी में विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, भावी भुगतान का आधार, ऋण का भुगतान आदि किया जाता है। तो इस तरह से यह देश की प्रमुख मुद्रा होती है। इसके बाद दूसरा है, इस मुद्रा की ढलाई स्वतंत्र एवं निःशुल्क होती है, अर्थात कोई भी व्यक्ति सोना या चांदी ले जा करके बदले में सरकारी टकसाल से सिक्के निःशुल्क ढलवा सकते हैं। तो इस मुद्रा की ढलाई स्वतंत्र एवं निःशुल्क होती है। तीसरा है, बाह्य मूल्य और आंतरिक मूल्य बराबर होते हैं, अर्थात यह पूर्णकाय मुद्रा होती है। इसका अंकित मूल्य इसमें निहित धातु मूल्य के बराबर होता है। इस तरह इसका आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य बराबर होता है। चौथा है, यह असीमित विधिग्राह्य मुद्रा होती है। इसमें किसी भी सीमा तक ऋणों का भुगतान किया जा सकता है और किसी भी सीमा तक इसे भुगतान में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके बाद पांचवा है, विदेशी भुगतानों में भी यह मुद्रा काम में आती है। विदेशी व्यापार में अगर लेन देन करना है तो वस्तु प्राप्त करके बदले में इसका प्रयोग करके भुगतान किया जा सकता है। और छठा है, यह स्वर्ण या रजत मुद्रा होती है, अर्थात यह या तो सोने की बनी होती है या चांदी की बनी होती है। तो ये कहलाती है प्रामाणिक या मानक मुद्रा, अर्थात स्टैंडर्ड मनी। इसके बाद दूसरी है सांकेतिक मुद्रा, जिसे कहते हैं टोकन मनी। अपर्याप्त धात्विक कोशों के कारण ऐसी मुद्राओं का प्रचलन होता है जिनका आंतरिक मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है तथा देश में गौण मुद्रा के समान चलती है, तो उसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं ये इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता है, ढलाई स्वतंत्र नहीं होती, अर्थात जो सांकेतिक मुद्रा है इसकी ढलाई स्वतंत्र नहीं होती है। इस पर सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण रहता है। इसके बाद दूसरा है, आंतरिक मूल्य अंकित मूल्य या बाह्य मूल्य से कम होता है, अर्थात उसमें जो सोना या चांदी निहित है तो आंतरिक मूल्य कम होगा और उसका अंकित या बाह्य मूल्य अधिक होगा। इसके बाद तीसरा है, यह मुद्रा सीमित विधिग्राह्य होती है, अर्थात इसमें एक निश्चित सीमा तक ही भुगतान किया जा सकता है। इसके बाद चौथा है, इसका प्रयोग प्रामाणिक मुद्रा के सहायक के रूप में होता है और छोटी छोटी मुद्राओं में इसका उपयोग किया जाता है और इस तरह से यह देश में गौण मुद्रा के रूप में कार्य करती है। तो ये जो सांकेतिक मुद्रा का निर्गमन है ये किन कारणों से होता है? तो सांकेतिक मुद्रा निर्गमन के जो कारण है इनमें पहला है धात्विक कोशों की अपर्याप्त पूर्ति। तो जब धात्विक कोश पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं
तो कम शुद्धता व कम वजन के सांकेतिक सिक्के ढाले जाते हैं ताकि सरकार मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा सके। इसके बाद दूसरा है गलाकर लाभ अर्जित करना, क्योंकि जब जनता पूर्णकाय सिक्कों को गला करके लाभ अर्जित करने में लग जाती है तो इस पर नियंत्रण करने के लिए सांकेतिक सिक्के जारी किए जाते हैं। इसके बाद तीसरा है मितव्ययिता, अर्थात मितव्ययिता के लिए सांकेतिक सिक्के जारी किए जाते हैं। और चौथा है छोटे छोटे लेन देनों को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो इन कारणों से सांकेतिक मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। अब प्रश्न ये है कि वर्तमान भारतीय सिक्का या मुद्रा प्रामाणिक मुद्रा है या सांकेतिक मुद्रा। तो वर्तमान में भारत में कोई भी प्रामाणिक मुद्रा नहीं है। यद्यपि भारत में रुपया देश की प्रधान मुद्रा है, यह असीमित विधिग्राह्य भी है, लेकिन इसे हम प्रामाणिक मुद्रा नहीं कह सकते, क्योंकि पहला कारण तो यह है कि इसका आंतरिक व बाह्य मूल्य बराबर नहीं है, और दूसरा कारण यह है कि इसकी स्वतंत्र ढलाई भी नहीं है। और भारतीय मुद्रा को हम सांकेतिक मुद्रा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये देश की प्रधान मुद्रा है और असीमित विधिग्राह्य है। तो इस प्रकार भारतीय मुद्रा रुपए में आंशिक गुण प्रामाणिक मुद्रा के हैं और आंशिक गुण सांकेतिक मुद्रा के हैं। अतः भारतीय मुद्रा रुपये को प्रामाणिक सांकेतिक मुद्रा कहना अधिक उचित होगा। इसके बाद तीसरी है गौण मुद्रा या सहायक मुद्रा, जिसे हम कहते हैं सब्सिडरी मनी। गौण मुद्रा का निर्गमन छोटे छोटे भुगतानों की सुविधा के लिए किया जाता है। गौण मुद्रा की जो विशेषताएं हैं, इनमें पहली है ये अल्प मूल्य के होते हैं, अर्थात कम मूल्य के ये होते हैं। इसके बाद दूसरा हल्की धातुओं से बनाए जाते हैं, जैसे हल्की धातुएं हैं एल्यूमिनियम, निकल आदि। इसके बाद तीसरा है इनका प्रयोग छोटे छोटे लेन देनों के भुगतानों के लिए किया जाता है। चौथा है इनकी ढलाई स्वतंत्र नहीं होती है, सरकार का इन पर पूरी तरह से नियंत्रण रहता है। इसके बाद पांचवा है सीमित विधिग्राह्य होते हैं, इनमें एक निश्चित सीमा तक की भुगतान किया जाता है। और छठा है प्रामाणिक सिक्कों से इनका संबंध सरकार द्वारा निर्धारित होता है। तो भारत में 1, 2, 3, 5, 10, 20 तथा 25 पैसे के सिक्के गौण मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। तो ये थी गौण मुद्रा। अब हम लेंगे धातु मुद्रा के गुण। पहला है मूल्य स्थायित्व। तो धातु मुद्रा का पहला गुण ये है कि इसके मूल्यों में स्थिरता बनी रहती है। धातु मुद्रा के मूल्यों में उतार चढ़ाव नहीं होता है। इसका कारण ये है कि धातुओं की पूर्ति इतनी जल्दी बदली नहीं जा सकती, और दूसरा इसके मूल्यों में सापेक्षिक स्थायित्व रहता है। इस वजह से धातु मुद्रा में मूल्य स्थायित्व का गुण पाया जाता है। इसके बाद दूसरा है अविनाशिता। तो जो धातु मुद्रा है ये वर्षा, गर्मी, पानी, आग और समय के कारण न जलती है न गलती है, और घिसती है तो बहुत ही धीरे धीरे घिसती है। जबकि कागजी मुद्रा या जो पत्र मुद्रा है यह शीघ्र नाशवान होती है, जल सकती है, गल सकती है, फट सकती है। तो इस तरह से पत्र मुद्रा नाशवान होती है, जबकि धातु मुद्रा में अविनाशिता का गुण पाया जाता है। इसके बाद तीसरा है जनता का विश्वास। धातु मुद्रा में जनता का विश्वास अधिक रहता है, क्योंकि इसका आंतरिक मूल्य इसके बाह्य या अंकित मूल्य के बराबर होता है, जबकि पत्र मुद्रा का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। इसके बाद चौथा है संग्रह करना सरल होता है, क्योंकि इसमें सर्वग्राह्यता का गुण है और यह अविनाशी होती है, अतः संग्रह करना सरल है। इसके बाद पांचवा है मुद्रा प्रसार नहीं होता, क्योंकि धातुओं की पूर्ति बढ़ाए बिना मुद्रा प्रसार नहीं होता और इससे मुद्रास्फीति का भय नहीं रहता है। जबकि कागज़ के नोटों को छापना अधिक आसान होता है और पत्र मुद्रा में मुद्रा प्रसार का भय बना रहता है। इसके बाद छठा है धातुओं का मुद्रा के लिए बार बार उपयोग किया जा सकता है। जब पुराने सिक्के घिस जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं तो नए सिक्के पुराने सिक्कों को गलाकर ढाले जा सकते हैं।
इसके बाद 7वां है परिचायकता, अर्थात सोने चांदी के सिक्कों को आसानी से पहचाना जा सकता है। तो ये है धातु मुद्रा के गुण। इसके बाद हम लेंगे धातु मुद्रा के दोष। पहला है कम लोचदार पूर्ति। तो जो धातु मुद्रा है इसकी पूर्ति कम लोचदार होती है, क्योंकि जब तक धातुओं की पूर्ति बढ़ेगी नहीं तब तक धातु मुद्रा को बढ़ाया नहीं जा सकता। तो इस तरह से मुद्रा की पूर्ति में धातुओं की मात्रा में परिवर्तन किए बिना कमी वृद्धि नहीं की जा सकती है, अतः यह बेलोचदार मुद्रामान कहा जाता है। इसके बाद है दूसरा खर्चीला। धातु मुद्रा बहुत ही महंगा मुद्रामान है, क्योंकि वास्तविक धातु के सिक्के विनिमय के माध्यम, मूल्य के माप और संग्रह के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो सोने चांदी के सिक्कों को ढालना और फिर चलन में लाना बहुत ही खर्चीला है और एक गरीब देश इसे आसानी से काम में नहीं ले सकता है। इसके बाद तीसरा है वहनीयता कम होती है। यद्यपि सोने चांदी के सिक्कों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव तो है, पर इसमें वहनीयता कम होती है, क्योंकि इनमें वजन बहुत अधिक हो जाता है। इसके बाद चौथा है भुगतानों में कठिनाई। तो भुगतान करने में कठिनाई पाई जाती है, क्योंकि धातु मुद्रा में कागजी मुद्रा की अपेक्षा वहनीयता कम होती है। गिनने, खरे खोटे की जांचने में बहुत ही दिक्कत होती है और इस तरह से भुगतान करने में कठिनाई आती है। और पांचवा है संग्रह असुविधाजनक, अर्थात धातु मुद्रा में संग्रह करना बहुत ही असुविधाजनक है, क्योंकि एक तो इन्हें लाने ले जाने में असुरक्षा रहती है, दूसरा ये भारी होते हैं, अतः इनमें मूल्य का संचय करना या संग्रह करना बहुत ही असुविधाजनक रहता है। तो ये थे धातु मुद्रा के दोष। तो इस तरह से आज मैंने आपको धातु मुद्रा के बारे में जानकारी दी है। अगली कक्षा में मैं आपको पत्र मुद्रा के बारे में जानकारी दूंगी।